इलेक्ट्रॉन है ना, चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम हम जानते हैं कि एटम जो है वो किसी भी थिंग का सबसे छोटा पार्टिकल है। ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसा पहले तक बोला जाता था। सबसे पहले ऐसा बोला जाता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए पार्टिकल ऑफ एनीथिंग, बट ये नहीं है, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं। बट एटम भी एक, एटम हर चीज का पार्टिकल, हर चीज में एटम होता ही होता है। और उस एटम के अंदर क्या क्या होता है ये अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी। डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी। कैसे करी? एक ट्यूब ली, इस ट्यूब को बोलते हैं फिलामेंट ट्यूब। इस फिलामेंट ट्यूब के अंदर क्या किया? एक कैथोड लगा दिया, एक मटेरियल कैथोड और एक मटेरियल लगा दिया एनोड, और इन दोनों को वायर से कनेक्ट करके इन दोनों के ऊपर में एक हाई वोल्टेज अप्लाई कर दिया। हाई वोल्टेज मतलब एक बैटरी लगा दी बेसिकली, है ना, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। अब क्या है कि हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया, जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज, हाई वोल्टेज जब अप्लाई किया तो इसको बोलते हैं ये कैथोड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और दिस विल बी एनोड, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो कैथोड और एनोड। अब जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या हुआ? करंट गई पॉजिटिव से, यहां पर करंट गई, और करंट जाने के बाद ये हीट अप हुआ। हीट अप होने के बाद में इसमें कुछ पार्टिकल इमिट किए, और ये पार्टिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे थे इधर की ओर, ऑटोमेटिक इधर की ओर मूवमेंट होने लगी इसके पार्टिकल। इससे कुछ पार्टिकल इमिट हुए। जैसे ही अपन ने करंट फ्लो कराई, करंट के थ्रू ये हीट अप हुआ। हीट अप होने के बाद में इसमें से कुछ पार्टिकल निकलने लगे ऑटोमेटिक, और स्ट्रेट लाइन में एनोड की ओर जाने लगे। तो इन पार्टिकल्स को ही बोला है इलेक्ट्रॉन। क्यों इन पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोला है? इन पार्टिकल्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज कैसे है, ये कैसे डिसाइड किया? तो देखो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो और ये जो पार्टिकल्स है किधर मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। तो पॉजिटिव है ना, नेगेटिव इन पार्टिकल को अट्रैक्ट करना, अपनी ओर खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या? अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इन पार्टिकल्स को कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तभी तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। अदरवाइज इसको पॉजिटिव होता तो इसको, ये जो एनोड है ये इन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं करता, ये इनको क्या करता है? रिपल करता है, दूर भेजता, बट दूर नहीं भेजा, इन्होंने रिपल नहीं किया, इन्होंने क्या किया? अट्रैक्ट किया। मतलब क्या? पॉजिटिव, ये जो एनोड जानता है कि इन पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इनको अट्रैक्ट किया। तो हमें भी पता लगा कि अगर पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। और कितना है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर? वो देख लेते हैं। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, Q डिनोट करते हैं चार्ज से, चार्ज Q को Q से डिनोट करते हैं। ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो चार्ज है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी यहां से हो गई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में आर ए मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट है, आर ए मिलिकन नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया? इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने एक मेन थिंग निकाली। इन्होंने एक E/m की वैल्यू निकाली। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E/m की वैल्यू निकाल दी, वो भाई लगभग 1.76 × 10⁻11 ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आई E/m की। तो अब इनको पता था कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज तो अपने को पता है, और ये E/m की वैल्यू भी पता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूं तो मास, इलेक्ट्रॉन को मास आ जाएगा। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट किया? E की वैल्यू रखी, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम अपॉन मास इक्वल्स टू 1.76 × 10⁻11। इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखना, इसको याद रखना। और E/m की वैल्यू यही है 1.76 × 10⁻11, इसको भी याद रखना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। सो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को अपन अभी पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? प्रोटॉन की डिस्कवरी भी सेम, बट अब की बार क्या हुआ, अब की बार थोड़ा अपोजिट वर्क किया। क्या किया इन्होंने? पिछली बार यहाँ ये कैथोड था, नेगेटिव चार्ज, इधर एनोड था, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर में वोल्टेज अप्लाई किया था। पिछली बार क्या वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई किया था, करंट इसमें फ्लो कराया था, पॉजिटिव इधर रखा था कि पॉजिटिव से इधर करंट फ्लो। अब की बार ऐसा नहीं किया, अब की बार ऐसा किया। तो क्या होगा, इसमें से भी एक तरह का पार्टिकल मूव होने लगे, बट वो मूव होने लगे एक तरह का पार्टिकल, बट वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा था, वो किसी वेव फॉर्म में जा रहा था, वेव फॉर्म में जा रहा था, बट मूव इधर ही कर रहे थे कैथोड की तरफ। तो कैथोड नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव की तरफ कौन मूव करेगा? पॉजिटिव वाला। तो यहां से पता लग गया कि ये जो पार्टिकल है इनके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और एक बात और, ये जो पिछला वाला इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज था वो तो वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज था वो नॉर्मल पे ही निकल गई, बट ये वाला जो ये एनोड जो है, एनोड ने ये वाला पार्टिकल बहुत मुश्किल से इमिट किया। ये बहुत हाई वोल्टेज है, वेरी हाई वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज पर ये काम होता है। वो तो नॉर्मल वोल्टेज पर भी हो गया इलेक्ट्रॉन वाला, बट प्रोटॉन वाला वेरी हाई वोल्टेज होगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन को मटेरियल से रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है और इलेक्ट्रॉन को मटेरियल से रिमूव करना इजी है। तभी तो इलेक्ट्रॉन जो है नॉर्मल वोल्टेज पे भी रिमूव हो गया था, बट यहाँ प्रोटॉन जो है वो वेरी हाई वोल्टेज पे रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में भी वही है, प्रोटॉन का जो चार्ज है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज क्यू से और प्रोटॉन वो भी 1.6 × 10⁻11 -19 कूलम है चार्ज, सेम एज प्रोटॉन, बट वो चार्ज के जो साइन है वो पॉजिटिव है। और मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1.732 × 10⁻27 kg, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और बस नेक्स्ट देखते हैं अपन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में क्या बोला? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने करी? जेम्स चैडविक ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई? जेम्स किसने करी? चलिए ये देख लेते हैं। जेम्स चैडविक ने करी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी। कैसे करी? तरीका क्या था? उन्होंने क्या किया कि एक बेरिलियम का एक एलिमेंट लिया, बेरिलियम का एलिमेंट, बेरिलियम का 4v9 है ना। बेरिलियम के एक एटम लिया, बेरिलियम के एक एटम पर अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ट्वाइस He4। हीलियम के पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो बेरिलियम की एक थिन प्लेट पर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। ये बेरिलियम की एक प्लेट कंसीडर कर लो, बेरिलियम की प्लेट, और इसके ऊपर में यहां से ट्वाइस He4 अल्फा पार्टिकल जो है इसके ऊपर में स्ट्राइक करवाने से क्या हुआ? एक तो बन गया कार्बन का एलिमेंट, और एक नया एलिमेंट क्रिएट हुआ जिसका एटॉमिक नंबर तो 0 है बट एटॉमिक मास 1 है। ये वाला एलिमेंट हीलियम है, ट्वाइस He4, ये वाला पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल को नाम दिया गया है न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। तो चैडविक ने क्या कहा कि बेरिलियम की एक प्लेट के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवाए जाते हैं तो एक नए एलिमेंट इसकी सरफेस से इमिट होता है, वो है न्यूट्रॉन, जिसको 0 और 1 से डिनोट करते हैं। 0 और 1 मतलब नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास और बीच में सिंबल N फॉर न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 0 और एटॉमिक मास। इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज लेस है न्यूट्रॉन। मास जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो
अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन के अप्रोच ही होता, बट प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होगा, 1.675 into 10 की पावर -27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन तो 1.673 into 10 की पावर -27 kg। तो प्रोटॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा हैवी है। जहां 1.673 है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का 1.675 है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही है 9.1 into 10 की पावर -31 kg। इन सब चीजों से हम आपको एक चीज और बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है 10 की पावर -31 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है 10 की पावर -27 है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत छोटा है। इलेक्ट्रॉन मास इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मास। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। या फिर ऐसे कह लूं मैं अगर कि 1000 इलेक्ट्रॉन का मास जो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो एक प्रोटॉन के मास के इक्वल है, या फिर वो एक न्यूट्रॉन के मास के इक्वल है। 1000 इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो एक प्रोटॉन के मास के इक्वल है, या फिर एक न्यूट्रॉन के मास के इक्वल है। ये न्यूट्रॉन के बारे में बात होगी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। आपने पहले भी पढ़ा था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। देखो थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या बोला, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं इसको, पता होगा आपको। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला है। प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग का मतलब होता है कि लड्डू होते हैं ना, जो लड्डू में जिस तरह से छोटी छोटी बूंदी होती है ना, उसी तरह से लड्डुओं को प्लम्स बोला गया। तो क्या है कि थॉमसन ने क्या बोला कि जो एटम है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडमली हर कहीं पे ही होते हैं, ठीक है। और बस, और उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी तरह से है जैसे एक लड्डू होता है। लड्डू के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स नहीं होते, छोटी छोटी बूंदी, वैसे ही बूंदी की टाइप में है कि, और ये हर कहीं होती है इलेक्ट्रॉन की तरह। जैसे इलेक्ट्रॉन एटम हर कहीं होता है, वैसे ही ये भी हर किसी शेप में होती है। इलेक्ट्रॉन हर कहीं होता है, इसका कहने का मतलब ये है। बट ये मॉडल तो बहुत थर्ड क्लास मॉडल है। इसके बाद तो बहुत सारे ऐसे मॉडल आ गए जो इसको खत्म ही कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं इंपॉर्टेंट मॉडल, रदरफोर्ड वुडफॉइल मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड वुडफॉइल मॉडल। तो इस मॉडल में आने के बाद हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस पे रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज भी मिला था। सिंपल सा मॉडल है, देखो रदरफोर्ड ने क्या किया कि सबसे पहले एक गोल्ड की एक फॉइल, ये गोल्ड फॉइल है ना, गोल्ड फॉइल के चारों ओर क्या किया इन्होंने, एक जिंक की ऐसी प्लेट रखी से, ठीक है, जिंक की प्लेट रख दी। उसके बाद में क्या किया, ये ZnS की बनी हुई है, ये गोल्ड है, ये आपका गोल्ड फॉइल। अब क्या किया, इसके ऊपर में हीलियम के वही पार्टिकल 2He4, जिनको आप अल्फा पार्टिकल भी बोलते हैं, उनको स्ट्राइक करवाया इसके ऊपर, इनके ऊपर में स्ट्राइक करवाया। स्ट्राइक करवाने के बाद में इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो ऑब्जर्वेशंस देखो क्या क्या हुआ। ऑब्जर्वेशंस 3 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो ये था कि मैक्सिमम 99% जो रेज है ये वाली वो अनडिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड थी, अनरिफ्लेक्टेड मतलब सीधी सीधी चलेगी या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगी, जैसे जैसे थी वैसे वैसे ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पहली तो एक ऑब्जर्वेशन है। क्यों ये कैसे पता लगा? यहाँ पर जब जेडनेस के ऊपर में ये एलिमेंट ये जो रेज इमिट हुई होगी इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा? ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन गया होगा, उससे ये पता लगा कि मैक्सिमम जो है वो सीधी सीधी आ गई ब्लैक ब्लैक स्पॉट से, ठीक है। सेकंड, अप्रोक्स 0.99% जो रेज है वो रेज डिफ्लेक्ट्स विद सम एंगल, कुछ एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट हुई, कुछ रेज कुछ एंगल के साथ में डिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली डिफ्लेक्टेड है, ये डिफ्लेक्ट हो गई, ये थीटा एंगल के साथ में, ये थीटा 1 के साथ में, ये थीटा 2 के साथ में डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन कि 0.01% रेज उनके साथ में क्या हुआ? डिफ्लेक्ट्स विद 180 डिग्री, वो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुई। 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि ए से गई और यहां से इस पर स्ट्राइक होने के बाद सीधी वापस इधर आ गई, है ना। यहां से गई, यहां पर स्ट्राइक हुई, कोलिजन होने के बाद सीधी वापस इधर ही आ गई, तो 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई। जब ऐसा हुआ तो रदरफोर्ड को ऐसा लगा जैसे अपन ने किसी के ऊपर बम फेंका हो और वो बम वापस उसके टकरा के वापस अपनी ओर ही आ रहा, तो उसको ऐसा लगा उस टाइम पर, सरप्राइज हो गया ये। और ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, इस वाले ऑब्जर्वेशन ने ही इसको नोबेल प्राइज दिलाया, क्योंकि ये वाला ऑब्जर्वेशन जो है ना ये न्यूक्लियस की डिस्कवरी पे ले जाया गया। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन से इसने रिजल्ट क्या निकाला? रिजल्ट देखो, पहले ऑब्जर्वेशन से क्या रिजल्ट है कि मैक्सिमम 99% रेज अनडिफ्लेक्टेड, मतलब क्या है कि ये जो गोल्ड का जो एटम है, इस एटम के अंदर में मैक्सिमम जो पार्ट है वो क्या है? खाली है। खाली पार्ट के अंदर में कुछ भी फेंकूंगा तो सीधा सीधा चला जाएगा, है ना, कुछ भी थ्रो करूंगा वो सीधा सीधा चला जाएगा। तो मैक्सिमम पार्ट जो है इस गोल्ड एटम का, जो मैक्सिमम पार्ट है वो ब्लैंक है। देखो ना ये एटम, अगर मैक्सिमम पार्ट ब्लैंक होगा तो मैं कुछ भी चीज फेंकूंगा तो वो सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड चली जाएगी, ठीक है। बट बीच में अगर कुछ है तो ये इससे टच हो गया तो क्या हो जाएगा? जैसे क्रिकेट के बैट पर एज लगती है तो क्या होता है? इधर उधर बॉल चली जाती है, तो ये भी इधर उधर चलेगी, ये एज लगी, ये इधर उधर चलेगी, तो ये वो तो डिफ्लेक्टेड रहे और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रही है। तो मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है वो क्या है? वो एम्प्टी है। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एम्प्टी पहला ऑब्जर्वेशन से क्लियर। दूसरी ऑब्जर्वेशन देखो, 0.99% रेज डिफ्लेक्टेड विद सम एंगल, है ना। तो कुछ एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हुई, मतलब क्या है? कुछ न कुछ बीच में जरूर है, तभी तो टकरा के उससे उस थिंग से टकरा के वो डिफ्लेक्ट हो रही है, वरना तो ऐसे तो अगर एम्प्टी होता तो डिफ्लेक्ट ही नहीं होती। तो कुछ है बीच में, तो देयर इज समथिंग एट द सेंटर में कुछ न कुछ है। और इससे भी ये पता लगा 0.01% रेज डिफ्लेक्ट विद एबिलिटी। और 180 पर कब आएगा? जब यहां से टकराएगा और वापस इधर किधर आएगा? कब आएगा? जब इसका मास बहुत खतरनाक होगा, बहुत बड़ा मास होगा। कोई चीज बहुत बड़ी होती है, जैसे मैं दीवार के ऊपर बॉल मारूंगा तभी तो वापस आएगी। तो मतलब क्या है? दीवार का मास बहुत ज्यादा है या नहीं? अगर मैं अभी मान लो कि एक प्लास्टिक के पेपर के ऊपर बॉल मारूं, क्या वापस आएगी क्या? नहीं, क्योंकि प्लास्टिक को फाड़ के चली जाएगी, क्योंकि प्लास्टिक का मास इतना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो थर्ड चीज क्या है कि द मैक्सिमम मास एग्जिबिट इन द सेंटर में मैक्सिमम मास एग्जिबिट करता मतलब रहता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये रदरफोर्ड के गोल्डफोर्ड मॉडल है, बट इस रदरफोर्ड के गोल्डफोर्ड मॉडल में इसके कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन देख लो क्या क्या नहीं बता पाया है। एक तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बता पाया। एटम स्टेबिलिटी, एटम कैसे स्टेबल है ये नहीं बता पाया। एटम स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं बता पाया। और दूसरा
डू नॉट से अबाउट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताना, ये इसकी लिमिटेशंस है। ओके, वैसे रदरफोर्ड था बड़ा मतलब अच्छा इंसान, नॉर्मल बेसिक चीजों से इसने ऑब्जर्वेशन से इसने नोबेल प्राइज जीत लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। इनके बारे में बता दूं मैं आपको। जैसे ये सिंबल है, ये किसी भी एलिमेंट का सिंबल है, तो यहाँ ए जो है ये एटॉमिक नंबर है और एम एटॉमिक मास है, ठीक है। या फिर इसको कुछ बुकों में ऐसे भी दे रखा होगा x n a, यहाँ पर ये एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक नंबर है। कुल मिला के नीचे एटॉमिक नंबर आएगा और ऊपर एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी शो कर देते हैं कभी कभी x a m, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 एटॉमिक मास भी 1, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4, ऐसा है, ठीक है। तो अब मैं इनके बीच में एक रिलेशन बताने जा रहा हूं आपको कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में क्या रिलेशन होता है। देखो एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मास, इसको ऐसे डिनोट करो एटॉमिक मास, तो किसके इक्वल होगा, उसमें मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट अभी हमने देखा कि 1000 इलेक्ट्रॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास इक्वल होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। ये तो नेगलेक्ट हो गया, नेगलेक्ट। तो अब क्या होगा, एटॉमिक मास जो है वो किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के मास के और न्यूट्रॉन के मास के इक्वल होता है। ये याद रखना आपको, है ना। अब इसके ऊपर ना आपको एक क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि जैसे मान लो कि 6C14 एक कार्बन का एलिमेंट है, तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये बताइए आप। और इसके लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये जो दोनों है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इक्वली होते हैं। बस एक बात याद रखना, इन न्यूट्रल, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम होना चाहिए, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जब किसी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल होते हैं, तो पता लगा जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना कितना है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं ना, इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको पता ही होगा आइसोटोप क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने आइसोटोप, आइसोबार याद कर लो, कुछ कुछ याद आ जाएगा। आइसोटोप और आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स एलिमेंट्स which have same atomic number but different atomic mass, atomic mass different है, मतलब क्या है, एलिमेंट x है, y है, z है, एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर a, यहाँ पर प्रोटॉन लिख दिया, यहाँ पर प्रोटॉन भी होते हैं, प्रोटॉन, और यहाँ पर क्या आता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट a1 a2 और a3, बट
जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं और एटॉमिक मास ऊपर होता है। एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे नाइट्रोजन मिल गया तो नाइट्रोजन 7 नंबर पे तो 14 वाला भी होता है और नाइट्रोजन 15 वाला भी होता है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। या फिर एग्जांपल नंबर 2 और ले लिया, कार्बन का 6C12, 6C13 और 6C14, ये भी कार्बन के है ना, ये है। या फिर सल्फर के ले लो एक, सल्फर का 16 सल्फर 32, 16 सल्फर 33, 16 सल्फर 34, 16 सल्फर 36, ये भी ले। ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। These are called isotopes. आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है। इसलिए सो आइसोटोप्स केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम, क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। बट नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं? जस्ट अपोजिट आइसोटोप्स के एलिमेंट्स which have different atomic number but same atomic mass। उनका मास सेम होता है बट डिफरेंट होते हैं एटॉमिक नंबर। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं, 6C14 और 7N14, एटॉमिक मास सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। दीज आर कॉल्ड आइसोबार्स। एग्जांपल, ये आइसोबार के एग्जांपल है, ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। क्योंकि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड होती है केमिकल प्रॉपर्टी, तो एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी? डिफरेंट। नेक्स्ट टॉपिक, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, आपको पता ही है। हाइड्रोजन आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं? प्रोटियम, ट्राइटिरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। 3 आइसोटोप्स होते हैं, है ना। तो इसको शो करते हैं अपन 1H1 से, इसको अपन शो करते हैं 1H2 से और इसको शो करते हैं 1H3 से। ये आइसोटोप्स, ठीक है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इन सब में देखते हैं। तो प्रोटॉन के नंबर तो नीचे नीचे ही है, तो प्रोटॉन यही है, प्रोटॉन यही है, प्रोटॉन यही, सब प्रोटॉन बन रहा है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना? पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, मैं बता देता हूं। तो इलेक्ट्रॉन भी सेम। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन देखते हैं। तो न्यूट्रॉन मैंने बताया था मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बोला है नहीं बोला? बोला। तो देखो मास इसका कितना है? 1, मास 1। प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 1। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल देंगे। न्यूट्रॉन इक्वल्स टू 1 - 1 0। इसमें न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 0। इसमें भी देखो वापस मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास कितना है इसका? 2। प्रोटॉन कितना है? 1। न्यूट्रॉन आ जाएगा। न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई? 1। न्यूट्रॉन 1 है इसका। वापस मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास कितना है इसका? 3। ड्यूटी ट्राइटिरियम का प्रोटॉन कितना? 1। न्यूट्रॉन n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसका मतलब क्या है? प्रोटीन, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम ये जो आइसोटोप्स होते हैं इसमें मेन डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बाकी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे? सेम होंगे। नेक्स्ट, अब मैं एटम के बारे में एक चीज बता दूं तो एटम का पूरा वाइड जो ब्रॉड व्यू है वो ये है कि ये एटम है। एटम के अंदर क्या होगा? एटम के सेंटर में
न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियस बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, दोनों ही होते हैं। जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन वो सब अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस के चारों क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। इन ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये वाइट है और मास जो है पूरा पूरा इसके अंदर ही होता है। अब ये बात भी पता लगेगी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है बाहर नहीं है इलेक्ट्रॉन का मास, पहले अभी बोला था मैंने इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, 1000 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 प्रोटॉन। तो मेन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर है, इलेक्ट्रॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे हैं इनके रेस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रॉन बाहर है, इसलिए बाहर कोई मास नहीं होता। और बाहर भी ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल कहता है ना कि मैक्सिमम एरिया एम्प्टी है, वो इस वाली बात को फॉलो करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट बोर मॉडल। बोर मॉडल देखते हैं। बोर मॉडल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है बोर मॉडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने मैथमेटिक्स यूज करी थी और अपन तो मैथमेटिक्स पसंद करते हैं। तो देखो बोर ने क्या किया, बोर ने दो तीन चीजें बताई कि जो एटम है, एटम के बारे में बोला सब कुछ, ये एटम के बारे में क्या बोला, देखो पहली चीज कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन revolves in circular orbits। इलेक्ट्रॉन जो है वो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एंड they do not release any, बस इसको यही रहता है सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन those orbits which has angular momentum को L से डिनोट कर रहा हूं, मल्टीपल ऑफ h/2π। इस स्टेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। देखो इसमें कहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है, पर जरूरी नहीं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में भी मूव करे या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करे या इसमें मूव करे। एक हर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। एन इलेक्ट्रॉन कैन ओनली मूव इन दैट ऑर्बिट व्हिच हैज एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल ऑफ h/2π। एंगुलर मोमेंटम मतलब है वो किसका मल्टीपल होती है, मल्टीपल मतलब 1 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऐसे, इंटीजर मल्टीपल, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। तो h/2π तो पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, बाकी मल्टीपल होना चाहिए। n ले लेते हैं, n मतलब n इंटीजर है, फिर n इक्वल्स टू इंटीजर। तो इस स्टेटमेंट से एंगुलर मोमेंटम विल बी मल्टीपल ऑफ h/2π। तो n मतलब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr इक्वल्स टू h/2π। ये स्टेटमेंट है सेकंड। और थर्ड स्टेटमेंट दिया इसने बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या था बोर मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन releases energy when it goes from higher to lower orbit। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आना चाहता है, ये न्यूक्लियस है ना, तो अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आना चाहता है तो ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में एनर्जी ज्यादा होती, तो लोअर में क्या हो जाएगी, कम।
तो ज्यादा एनर्जी से कम आना तो क्या हो, ज्यादा है तो बाहर रिलीज कर दो ताकि कम हो जाएगी और नीचे आ जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और इसका अपोजिट जब इसको यहां से यहां जाना है तो यहां तो एनर्जी कम है, यहां एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा चाहिए ना, तो कम से ज्यादा में जाना क्या है, एनर्जी क्या करेगा, अब्सॉर्ब। तो हायर से लोअर में जाता है तो एनर्जी रिलीज, और लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। और इलेक्ट्रॉन absorb energy when it goes from lower to higher orbit, ठीक है। तो एनर्जी E जो होगी वो किसके इक्वल होगी, देखो अपने को पता है कि यहाँ एनर्जी मान लो 100 अभी इलेक्ट्रॉन की 100 जूल, ठीक है, और यहाँ 200 जूल चाहिए। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की जरूरत है, अभी 100 तो इसके पास है और 200 इस ऑर्बिट में चाहिए, तो कितनी और चाहिए इसको, 100 और चाहिए ना। तो कैसे निकालेंगे इसको, या फिर मान लो अभी 100, ठीक है, ये तो समझना है। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करो कि इसके पास में 21 जूल एनर्जी, और इसके बाद में इस वाले ऑर्बिट में जाने के लिए 50 जूल एनर्जी चाहिए। तो मेरे को बताओ कि अब इसको कितनी एनर्जी और चाहिए, अभी 21 जूल है और वहां जाने को 50 चाहिए, तो कितनी और चाहिए इसको कितनी चाहिए, 29 और चाहिए, नहीं चाहिए। तो कैसे निकाला 29, 50 माइनस 21, मतलब इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी में से इस वाले ऑर्बिट की एनर्जी माइनस करनी है। इस वाले ऑर्बिट को क्या कह रहे हैं, ऑर्बिट नंबर 2, इस वाले को ऑर्बिट नंबर 1, क्यों, क्योंकि 1 जहां से स्टार्ट हो रहा है 2 जहां पर जा रहा है, तो 2 की एनर्जी को फर्स्ट की एनर्जी से माइनस करनी है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है, तो एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट आ गया, बोलो, ठीक है। उसके बाद में चौथी चीज बोली बोर्न ने, वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज है बोर की। बोर ने बोला कि फोर्थ, कि सबसे पहले बोर को बोला कि एटम स्टेबल कैसे है ये समझा दो मेरे को, क्यों, क्योंकि मैक्सवेल आया था। मैक्सवेल ने क्या बोला, पहले मैक्सवेल की एक प्रॉब्लम सुनो, मैक्सवेल की प्रॉब्लम सुनो। मैक्सवेल की क्या प्रॉब्लम है, मैक्सवेल ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इसकी डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। अभी इस टाइम पे डायरेक्शन इधर है, इस टाइम पे इधर है, इस टाइम पे इधर है, इस टाइम पे इधर है, तो डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो क्या होगा, ये एक्सीलरेटिंग चार्ज है, और जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होनी चाहिए, और एनर्जी कम होती ये पास आ जानी चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी कम हो जाती, तो धीरे धीरे पास जाना चाहिए। फिर इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर अटैक कर जाना चाहिए, न्यूक्लियस के अंदर धमाका करना चाहिए, और ये विस्फोट होना चाहिए एटम के अंदर, मतलब एटम स्टेबल ही नहीं होना चाहिए, कोई भी एटम, कोई चीजें स्टेबल ही नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं। तो इसकी ये जो ऐसा होना चाहिए था, बट इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो बोर ने बताया आपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। फोर्थ चीज में क्या बोला बोर ने बोला कि देखो ये जैसे ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन न्यूक्लियस है, तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या एक चीज कहती है कि दो चार्ज है तो एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक बात। तो अगर कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना, बाहर की ओर एक फोर्स लगता है सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये फोर्स कौन सा लग रहा है, ये फोर्स इसकी तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो एक फोर्स अंदर की ओर एक बाहर की ओर, तो जब एक बाहर और एक अंदर लग रहा है, दोनों तरफ से खींच रहा है, तो वो जो पार्टिकल है वो कहां रहेगा, कि मेरे तो स्टेबल हो गया नहीं हो गया, वो अंदर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि एक सेंट्रीपेटल फोर्स और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का फार्मूला है K Q1 Q2 upon r², ये फार्मूला होता है Q1 Q2 upon r², और फोर्स ऑफ सेंट्रीपेटल का फार्मूला होता है mv² upon r, ठीक है। तो K Q1 मतलब एक का चार्ज, Q2 मतलब दूसरे का चार्ज, तो Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E लिख दिया, और Q2 मतलब प्रोटॉन का चार्ज तो क्या लिख दिया, प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो इक्वल ही होता है, तो इसको भी E लिख देते हैं, बट प्रोटॉन जरूरी थोड़ी एक हो, प्रोटॉन तो कितने भी हो सकते हैं, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z को प्रोटॉन नंबर दे दिया, Z प्रोटॉन नंबर अपॉन r² इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो इसको याद रखना है कि Z² अपॉन r² इक्वल्स टू mv² अपॉन r, ये वाला फॉर्मूला। कल नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन ये करेंगे कि बोर मॉडल के द्वारा इलेक्ट्रॉन की
वेलोसिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी है, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट मैं